सो हेलो यूट्यूब फैमिली। तो मैं अब ऑफिशियली यूट्यूब फैमिली कह सकता हूँ बिकॉज यूट्यूब में ये मेरा पहला वीडियो है। तो इस जर्नी में जो है मैं कोशिश करूँगा कि जो है आप लोग के साथ जो है जितना इससे ज़्यादा जो है इंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफोटेनमेंट का भी जो है भरपूर इंतज़ाम कर सकूँ या करूँ आगे जा कर के। तो देखिए ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, ठीक है, या कह सकते हैं जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसी वीडियो में अपलोडेड है वो। ये पहला वीडियो है जो मैं यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ। सॉरी, मैं इंस्टा बोलने वाला था अभी, आप समझ सकते हो ना, अभी पहला है ना, गलतियाँ होंगी, गलतियों से सीखेंगे और फिर जो है सही हो जाएंगे। सो यूट्यूब में पहला वीडियो है मेरा और ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए। ऐसे मैंने बहुत ट्रैवल और ऐसे अलग अलग जगह गया हूँ, बट ये वाला जो ट्रिप है ये मेरे लिए बहुत इमोशनल और बहुत ही, जो आप कह सकते हैं कि मेरे लिए मेरे से बहुत जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रोड ट्रिप था जिसको मैंने कंप्लीट किया अराउंड कह सकते हैं 1300 किलोमीटर्स के आसपास। और हम इंटरनेशनल गए। इट वॉज अ रोड ट्रिप टू भूटान में गाड़ी लेके गया अपनी। सो मेरे लिए बहुत इमोशनल था वो। सो इसलिए मैंने सोचा कि इस वाले वीडियो से ही अपनी जर्नी को जो है, यूट्यूब जर्नी को जो है वो शुरू करूँगा। सो मेरे इस वीडियो में आपको दिखेगा, मैंने बार बार कहा है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफोटेनमेंट भी मिलेगा। तो इसलिए मैंने कोशिश करूँगा कि अपने यूट्यूब जर्नी में आप लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ काफ़ी सारा इंफोटेनमेंट दूँ, ताकि आपकी आने वाली जर्नी आसान हो सके। आप अगर कहीं जा रहे हो तो वो आप उसी अकॉर्डिंगली प्लान कर सको, और साथ ही मैं ये कोशिश करूँगा कि आप वर्चुअली जो है मेरे साथ एक्सप्लोर कर सको। सो बढ़ते आगे। Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. चाहिए ना कोई और सहारा। चक्का जिते हत्ते मिलन बधाइयां, चक्का जिते हत्ते मिलन बधाइयां, चक्का जिते हत्ते मिलन बधाइयां। के आया है फतेह करके सूरमा, सूरमा एक माने है बना, एक सूरमा, 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 सूरमा। सुनना किसी की के चक्का कर मनमानी, चक्के दा दर्श तूफानी, चक्के को चढ़े जवानी, चक्का सुनना किसी की के चक्का कर मनमानी। सो फुंसलिंग में हमें बहुत रात हो चुकी थी प्रोसेस पूरा करते करते, तो उस दिन हमने सोचा कि एक मॉनेस्ट्री घूम ले, होटल के सामने ही था वो। ओके, सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फुंसलिंग भूटान। सॉरी, थोड़ा सा वो आ गया था। सो अभी हमारे गाइड आए थे, तो गाइड गए हैं हमारा पेपर वर्क करने के लिए। अभी हमारे पासपोर्ट्स में स्टैम्प लगेंगे और फिर देखते हैं गाड़ी का क्या होगा, है ना। अब भाई बहुत बुरा हाल हो गया है, कोल्ड का टाइप का मेरे को लग रहा है, गला बैठा हुआ है और पेट भी साथ नहीं दे रहा, साथ नहीं दे रहा। और ये हमारी गाड़ी लगी हुई है नीचे, दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, कोई नहीं। और ये वहाँ पे बॉर्डर है, सो दिस इज़ दी होटल यार जहाँ पे वी आर स्टेइंग। अच्छा प्रॉपर्टी है, इट्स 3 स्टार होटल। और आपको अगर पता हो कि भूटान आने के लिए भूटान गवर्नमेंट ने एक मैंडेटरी किया है, कंपलसरी है कि यू हैव टू टेक अ मिनिमम 3 स्टार प्रॉपर्टी इफ़ यू आर कमिंग टू भूटान। सो ये ध्यान रखें, एंटरटेनमेंट और इन्फोटेनमेंट दोनों साथ में चलेगा। सो इन्फोटेनमेंट ये है कि आपको जब भी भूटान आना है तो आपको एक 3 स्टार मिनिमम प्रॉपर्टी आपको लेना पड़ेगा फॉर इंडियंस। और हम इंडियंस के लिए एक और अच्छी बात है कि फॉर फर्स्ट 24 आवर्स फ्री होता है हमारे लिए। जैसे आज से हमारा पर पर्सन 1200 रुपीज़ करके जो है भूटान में जब तक हम लोग रहेंगे वो देना पड़ेगा हम लोग को। और अगर आप अपनी खुद की गाड़ी लेके आ रहे हैं तो एक ग्रीन टैक्स होता है जो कि 4500 पर डे चार्ज होता है, राइट। सो फॉर द व्हीकल इट इज़ 4500 पर डे एंड फॉर अस फॉर द इंडिविजुअल्स इट इज़ 1200 पर पर्सन। एंड एक और इन्फॉर्मेशन कि फॉर फर्स्ट 24 आवर्स इट इज़ फ्री फॉर इंडियंस, राइट।
तो बने रहिए, अभी देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। का जो पहाड़ है ना सब बलुआही पहाड़। ओके सो गुड आफ्टरनून। तो आपको सुबह जो अपडेट दिया था मैंने कि हमने ब्रेकफास्ट किया होटल में, फिर हमने सारा पेपर वर्क कंप्लीट किया एंड मीट आवर गाइड। Hello, I'm Sonam. सो हिज नेम इज़ सोनम। Yeah. सो अभी नेक्स्ट हमारे भूटान ट्रिप में ही विल बी आवर गाइड फॉर द एंटायर ट्रिप एंड लेट्स सी अभी कैसा ट्रिप रहता है, रोड कैसे रहते हैं। इन्फोटेनमेंट बिल्कुल रहेगा एंटरटेनमेंट के साथ, ज़्यादा विल फोकस ऑन इन्फोटेनमेंट। तो एक इन्फोटेनमेंट मैं आपको चलते चलते दे दूं कि जो गाड़ी का जो टैक्स था, ग्रीन टैक्स, वो 4 डेज़ के जगह 3 नाइट्स का लगेगा। तो हमें अभी अपडेट मिला कि डेज़ के हिसाब से नहीं, नाइट्स के हिसाब से लगता है। सो ये आप भी याद रखिए, कभी भी आप भूटान आइए तो अपनी गाड़ी लेकर के, तो इसको याद रखिएगा कि डेज़ के नहीं हिसाब से, नाइट्स के हिसाब से कैलकुलेशन करना है आपको। तो मिलते हैं फिर। वाओ, show my audience how difficult this road is. हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग आ चुके हैं डोचुला पास। हम लोग आज सुबह उठे। तो मैं इसी डोचुला पास के बारे में बताया था, जो कि 10,300 फीट है अबव सी लेवल, और यहाँ पे 108 स्तूपाज है। तो ये सारा स्तूपाज है यहाँ पे। सो हम लोग डोचुला पास करने के बाद आ गए थे पुनाका वैली, जो है 1637 में बनाया गया था। इसको हम लोग कहते हैं पुनाका जोंग। ये एक फोर्ट्रेस है, फोर्ट्रेस कहते हैं यहाँ पे। और आप अगर देखेंगे तो इस फोर्ट्रेस में 2 बिल्डिंग है। आप देखेंगे जो वाइट कलर की बिल्डिंग है, इसके एक तरफ मॉनेस्ट्री है और एक तरफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जहाँ पे आज भी जो है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे काम वर्क करती है। तो ज़्यादा वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि वहाँ पे मॉनेस्ट्री के अंदर अलाउड नहीं था फ़ोन। सो आप ये सामने जो देख रही है मॉनेस्ट्री है, तो यहाँ पे अलाउड नहीं था फ़ोन। गुड मॉर्निंग फ्रॉम थिम्पू। सो हम लोग अभी थिम्पू के हाईवे में ड्राइव कर रहे हैं। हाईवे नहीं कह सकते, सिटी एरिया ही है, एक्सप्रेसवे है ये। और अभी हम लोग जा रहे हैं बुद्धा पॉइंट। सो हमारे साथ अगेन सोनम, मिस्टर सोनम, आवर गाइड इज़ देयर, और पूरी फैमिली हमारे साथ है पीछे। और आज किसी का बर्थडे है, सो स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को हम लोग। ओके, सो अच्छे रास्ते, अच्छे लोग, बट एक बात जो देखने लायक है भूटान में, वो है साफ़ सफाई और डिसिप्लिन। ये दोनों चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो दिखाता है इस कंट्री के कल्चर को। बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत साफ़ सुथरा। और ट्रैफिक सेंस इतना अच्छा है लोगों में। बहुत पेशेंसली लोग यहाँ पे ड्राइव करते हैं, पेशेंसली चलते हैं। हमारे इंडिया में तो फिर हॉकिंग बहुत होती है। सो एंजॉय करते रहिए। चलते अभी बुद्धा पॉइंट। Everybody, please look from your window on the left side. Okay, so welcome to Big Buddha.
बहुत अच्छी जगह है। सो अगेन घूमने के साथ साथ इंफोटेनमेंट भी ज़रूरी है। सो अगर आप अपनी खुद की गाड़ी लेके आ रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए कि पार्किंग है नीचे और आपको गाड़ी लगाना पड़ेगा वहाँ पे और आपको 281 स्टेयर्स चलने पड़ेंगे, ठीक है, मतलब चढ़ने पड़ेंगे। उधर है कहीं स्टेयर्स, राइट। और एक और एंट्रेंस है गेट नंबर 2, ये वाला। यहाँ तक गाड़ी तो आती है बट आप पार्क नहीं कर सकते। सो अगेन आपको नीचे लेके जाना पड़ेगा गाड़ी और आपको वहाँ गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी। सो अगर आप थिम्पू आए हैं और लोकल साइट सीइंग करना चाहते हैं सो इट्स बेटर कि आप अपनी गाड़ी रख दें और अब टैक्सी हायर करें, उससे आए तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। बिकॉज आप देख सकते हो वहाँ तक तो गाड़ी आएगी और आप बिल्कुल यहाँ से सीधे आ सकते हैं। सो दिक्कत की बात नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं चढ़ने पड़ेंगे। और अगर आप स्ट्रेस चढ़ना चाहते हैं गाड़ी लेके आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उधर एक पार्किंग है, वहाँ पे आपको स्ट्रेस जो है 281 स्ट्रेस चढ़ के आपको आने पड़ेंगे। पर ठीक है, वर्थ इट है, अच्छी जगह है ये। बस इसलिए मैंने बताया कि अगर कोई अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहा हो, कोई अगर सीनियर सिटीजन हो, बच्चे हो, उनके लिए एक अपडेट, राइट। बाकी तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। गर्मी तो है यार। तो हम लोग अभी है रॉयल तो नहीं है इसका नाम, न्यू ग्रैंड होटल, न्यू ग्रैंड में। और सिर्फ इंडियन खाना है, प्योर वेजिटेरियन। और गेस व्हाट, करेला का सब्जी मिल रहा है यहाँ पे, करेला और भिंडी। तो अच्छा है, खाते हैं और फिर चलते हैं हम लोग अपना पारो की तरफ। एक्चुअली 1 बज गए थे तो वी थॉट कि हम लोग खाना खा लेते हैं, खाना खा के निकलते हैं। सो रेस्टोरेंट कुछ इस तरीके से है। सो अच्छा है, खा के पता चलेगा कि कैसा खाना है। चेहरा थोड़ा सा डल हो गया है यहाँ पे। हम लोग पहुंच चुके हैं पारो। हम लोग हैं यहाँ पे पारो एयरपोर्ट व्यू पॉइंट पे। सो एक फ़्लाइट तो लैंड कर चुकी है दिल्ली पारो अभी। सो हम लोग वेट कर रहे हैं, एक पारो हनोई फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है 4 बजे, राइट। याद रहे इस रनवे में एक भी रात लाइट्स नहीं है, ताकि रात को कोई भी फ़्लाइट लैंड नहीं कर सकती। सो ये बात ध्यान रखें, इसलिए वर्ल्ड का ये बहुत डेडलीस्ट एयरपोर्ट है। किलोमीटर मुझे अभी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं याद है, बट मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कितने किलोमीटर का है। आई थिंक 1 किलोमीटर का भी नहीं है, कुछ मीटर्स का रनवे है। और सिर्फ कुछ ही पायलट्स को यहाँ पे ट्रेन किया जाता है लैंड करने के लिए। सो इंटरेस्टिंग फैक्ट। और अगेन रात को यहाँ पे कोई फ़्लाइट लैंड नहीं कर सकती बिकॉज देयर इज़ नो लाइट इन द रनवे, राइट। सो वी आर वेटिंग हियर। अभी 4 बजे पारो हनोई फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ होने वाली है। पारो न्यू दिल्ली पारो फ़्लाइट वो लैंड हो चुकी है 3:30 PM में, और अभी पारो हनोई टेक ऑफ होने वाली है। सो देखते हैं। सो ये फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी, ये बैंकॉक जा रही है ये, ठीक है। आप पीछे का गेट बंद हो चुका है, आगे का गेट खुला हुआ है, रिफिलिंग हो गई है, डन। वो वेट कर रहे हैं ग्राउंड टीम का ग्रीन सिग्नल का। ये लैंड करेगी, ये सॉरी टेक ऑफ करेगी। मैं कंफ्यूज जाता हूँ, टेक ऑफ लैंड, टेक ऑफ लैंड, टेक ऑफ लैंड।
और ये है मेन ऑब्स्ट्रक्शन जहाँ जिसके वजह से भूटान जाना जाता है, भूटान एयरपोर्ट। ओके सो क्या बात है। हाँ यहीं से देखो कर गया। वाह Vietnam. Oi, Vietnam. Na ano bibili mo yung ay say. ओके सो रात के 8 बज रहे हैं और हम जो है निकल पड़े हैं अपने दूसरे होटल की तरफ। तो पूरी कहानी बाद में बताऊंगा, फ़िलहाल जो है निकलते हैं क्योंकि देश भी कुछ और अनजाना है, सड़क भी अनजानी है और हम भी अनजाने हैं, बट गाड़ी अपनी है। तो चलते हैं अपने नए होटल की तरफ। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हम रात को निकले, बताऊंगा बाद में, सब बताऊंगा। तब तक आप रास्ता देखिए, एंजॉय करिए थ्रिल को। और जो है ये होटल अच्छा है। तो एक्चुअली हुआ क्या था वहाँ पे, तो जब हमने चेक इन किया अराउंड 4 बजे के आसपास, और तब से जो है होटल में पानी ही नहीं था। तो जो है अभी 7 बज चुके थे, 6:30 7 के आसपास, पानी अवेलेबल नहीं था। और होटल वालों ने कोई डायरेक्ट मैसेज या कुछ बताया नहीं कि पानी कब तक आएगा, नहीं आएगा, कैसे क्या होगा चीज़ें। और थोड़ा सा हाइजीन का भी वहाँ इशू लगा। तो फिर हमने जिस एजेंसी से बुक किया था उनको इन्फॉर्म किया। सो दे बुक डस दिस अल्टरनेट प्रॉपर्टी, इसका नाम है रिवर फ्रंट, और बिल्कुल सामने पावर रिवर बह रही है और बहुत ही अच्छा होटल है उससे। और जहाँ हम रुके हुए थे वो आउटस्कर्ट में भी था, ऑफ बीट लोकेशन था, गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा था वहाँ पे। फिर हम आराम, ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, आराम से हम आ गए यहाँ पे। तो अभी जो है डिनर किया है हमने, बाकी होटल का व्यू दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ से। हे सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम पारो। सो ये देखिए लोकेशन, प्यारा सा लोकेशन। और ये थी हमारी प्रॉपर्टी जहाँ हम रुके हुए थे, होटल रिवर फ्रंट। बहुत अच्छी है प्रॉपर्टी है ये। और ये अभी हम निकलने वाले हैं, मज़ा तो आ रहा है। तो कल रात का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो हम यहाँ पे चेक इन कर लिए। उसके बाद जो है डिनर अच्छा था, बहुत अच्छा खाना था। रोड ये जो होटल है, इसका रास्ता और लोकेशन दोनों ही बहुत अच्छा है। सो आप अपने स्टे के लिए पारो आ रहे हो तो कंसिडर कर सकते हो इस होटल को, होटल रिवर फ्रंट। लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और ये देखिए खूबसूरती, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप अगर बैठ जाओ थोड़ी देर तो शांति तो ऐसे ही मिल जाएगी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस फुनसिलिंग की तरफ, ठीक है। करीब 4-5 घंटे की ड्राइव है। और हमारे जो गाइड साहब है वो अभी है मोनेस्ट्री में। सो हम लोग पहले जाएंगे वहाँ पे मोनेस्ट्री, 16th सेंचुरी का जो है वो मोनेस्ट्री है। तो पहले हम लोग वहाँ जाएंगे, ठीक है। और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे फुनसिलिंग, ठीक है। सो चलते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। और
One eternity later. So we are finally at the border and going back to India, अपने देश, अपने वतन वापस लौटते हुए। ओके, सो अभी हम लोग आपको दिखाया, बॉर्डर पार कर लिया था हमने। एक सेकंड, पीछे से गाना चलेगा तो कैसे बताऊंगा। गाना बंद कर। हाँ, तो बॉर्डर आपको दिखाया हमने, पार कर लिया अभी। और जो है ब्रेकर है यहाँ पे। सो पूरा जो प्रोसेस है पूरा निकलने का वो मैं बताऊंगा आपको जब हम होटल पहुँच जाएंगे। प्रोसेस ठीक था, जितना टाइम आने में लगा उससे तो कम ही लगा जाने में। गाड़ी जो है हम लोग का इजीली वापस हम लोग ले आए वापस यहाँ पे। और अभी हम लोग जयगांव पार कर रहे हैं, टी स्टेट, और हाईवे पहुँच जाएंगे अभी, NH27, और ये भी कह सकते हैं AH, एशियन हाईवे 48। सो याद रहे हमारा चेकआउट जो था वो कल का था, फुनसलिंग में हमारा स्टे था आज, बट हम आज ही कर गए बिकॉज फिर बहुत वापस जो हम लोग का जो विज़िट था वो आज ही तक का था परमिट। तो फिर जो है आप लोग को पता होगा या नहीं पता होगा तो आपको बता दूं, भूटान में हम इंडियंस के लिए एक दिन कैजुअल विज़िट के लिए फ्री है। सो प्लान कुछ ऐसा था कि हमने, ऐसा टूर एजेंसी ने हमारा प्लान किया था कि आज हम लोग वापस एग्जिट करते हैं बॉर्डर और वापस री एंटर करते हैं एज अ कैजुअल विजिटर। तो वो जो 1200 रुपये पर पर्सन जो है बच जाता है हम लोग का। फिर मैं सोचा कि यार फिर एक बार निकल रहे तो फिर निकल ही जाते हैं, वापस क्यों आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि जो आपका समर वैकेशन की वजह से जो है बहुत टूरिस्ट है बॉर्डर पे और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, गाड़ियों की बहुत लंबी भीड़ है। सो वी थॉट कि ठीक है अब एक दिन का वो कैंसिल ही कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ फुनसलिंग हम लोग अब सिलीगुड़ी में स्टे करेंगे। और बस यही है, बाकी जो प्रोसेस है डिटेल में मैं आपको बताऊंगा बाद में। सब चीज़ उसमें कुछ समय लगेगा, कि बहुत चीज़ें है, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को अभी कुछ भी बता दूं मैं, ताकि फिर आप लोग को जो है गलत इन्फॉर्मेशन हो। तो एंजॉय करिए चाय का बगान, आप है अपने भारत देश में, हमारा अपना देश। एक बात तो है कि भूटान आप जाओ साफ़ सुथरा मिलेगा, ट्रैफिक डिसिप्लिन मिलेगा, बट जो खुशी अपने देश की है वो नहीं मिलेगी फिर आपको। सो चलते हैं, मिलते हैं। ओके, सो गुड इवनिंग। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी सिलीगुड़ी, ये हमारा होटल है। और अभी जो है हमने बस गाड़ी पार्क की है और लंबा सफ़र, बहुत लंबा सफ़र भाई, बहुत लंबा। डिटेल में बात बताऊंगा। हालत से आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति हुई है, हाथ पैर की स्थिति बहुत बुरी है, चल नहीं पा रहे यार अब तो, है ना। तो देखा आपने बहुत लंबा। अभी तो यहाँ पे 8 घंटा दिखा रहा है, बट लगते नहीं 8 घंटे, लगते ज़्यादा है। चलिए मिलते हैं, तो मिलते हैं। सो मज़ा आया है, ट्रिप जो है लगभग ख़त्म होने को चला। लास्ट स्ट्रेच है 300 किलोमीटर का, और 7 घंटे में दिखा रहा है कि हम लोग घर पहुंच जाएंगे। बाकी वेदर आज बहुत अच्छा है, वेदर फोरकास्ट तो बहुत ही अच्छा है। बाकी मैं आप लोग को डिटेल में एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में भूटान के बारे में बताऊंगा, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वहाँ पे। गाड़ी लेके आ रहे हैं तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, गाड़ी नहीं लेके आ रहे तो क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो सारी चीज़ें मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा डिस्क्रिप्शन दूंगा, कहाँ रुके, कहाँ खाए। बहुत लोगों को सवाल होता है कि इंडियन खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाने का क्या है, होटल्स में खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, रास्ते कैसे हैं, घूमने के लिए क्या क्या जगह है वहाँ पे। तो मैं सारा डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। करेंसी कैसा है, वेदर क्या है, तो बने रहिएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले चैनल को, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे और जो आपकी यात्रा है वो मंगलमय बनी रहे या मंगलमय हो। ठीक है, बाकी मैं अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है।
वन साइड खोल दिया है। तो इम्पोर्टेंट अपडेट आप सबके लिए, जो नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा जिसको कह सकते हैं जो दिल माना जाता है, जो ब्रिज है फरक्का बैरेज, सॉरी पहले म्यूज़िक बंद कर दूं, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये जान लीजिए आप लोग। तो ये जो फरक्का बैरेज जो आप सुने होंगे, जो इंडिया बांग्लादेश के जो है पार्टनरशिप पे वो बना हुआ है, एक हम लोग का एग्रीमेंट हुआ है वो। तो ये जो आप देख सकते हैं राइट साइड में वो पुराना वाला ब्रिज है जो पहले था, अभी ये हम लोग का नया वाला ब्रिज जो है चालू हो चुका है। तो अभी वन वे चालू हुआ है। ऐसे हम लोग को सपोज था कि उधर से जाना था और इधर से गाड़ी आने का है, बट अभी वो वाला बंद है, उसके साथ कुछ काम चल रहा है। तो उधर से ट्रैफिक आ रही है और इधर से इन लोगों ने जाने का रखा है ताकि कंजेशन नहीं हो और ट्रैफिक बिल्कुल खुला खुला हुआ है। देखिए यहाँ मैप में भी नहीं दिखा रहा है कुछ भी, मैप के हिसाब से हम लोग गंगा जी के ऊपर चल रहे हैं। कोई मैप यहाँ पे रास्ता आप देखिए बनता हुआ दिख रहा है, तो शायद में भी गूगल मैप इसको आइडेंटिफाई करेगा, नेक्स्ट टाइम इसको करेक्ट करेगा कि यहाँ से भी रास्ता है। और अगेन इम्पॉर्टेंट अपडेट, इस वक्त पार्शियली जो है ये ब्रिज खुल चुका है। पार्शियली इसलिए क्योंकि वन वे ट्रैफिक खुल चुका है, उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं पुराने वाले से वापस मालदा जाने के लिए। अगर आपको कलकत्ता जाना है तो ये वाला हाईवे आपके लिए खुल चुका है, लेकिन जब आप मालदा की तरफ जाएंगे तो वो पुराने वाले से जाना पड़ेगा, जब तक ये लेफ़्ट साइड वाला आपका ब्रिज नहीं चालू होता है। इम्पोर्टेंट अपडेट था, सोचा बता दूं आप लोग को। बाकी तो घर मिलते हैं हम लोग। सो फाइनली जो है हम लोग, आपको अगर दिख रहा हो बोर्ड, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल। तो थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा, थोड़ा सा और, क्योंकि शायद यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, ये झारखंड वेस्ट बंगाल का चेक पोस्ट है। और वैसे ये जो है ये मेरा फेवरेट गाना है, ये आते वक्त भी मैंने बजाया था जब घर से निकले थे हम लोग, सोचा फिर से बजा दूँ। और ये तो देखिए भूटान नहीं है, इससे पता पड़ रहा होगा आपको, इससे पता पड़ा कि आप इंडिया में है जिस हिसाब से ट्रैफिक है। ये देखिए झारखंड राज्य के पाकुड़ जिला में आपका स्वागत है। तो स्वागत तो है, स्वैग से स्वागत होगा। अब सीधे मिलते हैं घर पे। बिल्कुल यहाँ से घर कुछ है 7-8 किलोमीटर है, तो लगेगा अभी थोड़ा समय, क्योंकि कुछ बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं जो आगे ट्रक लेके चल रहे हैं, क्योंकि भूटान तो है नहीं है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ गए, ठीक है। ओके सो पहुंच गए हम लोग घर, राइट। एक सेकंड लाइट बंद हो गया। सो ट्रिप तो था बहुत मज़ेदार। अभी जस्ट जो है घर पहुंचे हम लोग, हो रहे 10:06 सेकेंड, हाँ 10:06। और किलोमीटर जो है मज़ा आया, मुझे बहुत मज़ा आया। आई थिंक कि जो ये पूरी जर्नी थी, तो फन के साथ साथ आपको खूब सारा इन्फोटेनमेंट मिला होगा। और अब बारी है इन्फॉर्मेशन की, तो चलिए अब इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था आपको कि मैं अपने इस पूरे ट्रिप के बाद एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा, जैसे कि हमने कहाँ रुके, कहाँ पे क्या किया, किस तरीके से पूरा प्रोसेस था। तो आइए शुरू करते हैं। ओके सो हमने जो है अपनी जर्नी शुरू की थी अपनी रोड ट्रिप वाली 29 मई को। 29 मई को हम अराउंड सुबह 10 बजे हम लोग निकले यहाँ से, अपने जगह से, पाकुड़ जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, उससे निकले हम लोग। और शाम के करीब 5-6 बजे हम पहुँच गए थे सिल्लीगुड़ी। तो सिल्लीगुड़ी आपको एक आप जानते हैं कि चिकन नेक भी कहा जाता है इसको, बिकॉज सिल्लीगुड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक और नेशनल इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है। सो अगर आप देखेंगे तो सिल्लीगुड़ी का मैप में अगर आप देखेंगे तो नेपाल, चाइना, भूटान,
बांग्लादेश, राइट। और उधर से अगर आप देखेंगे स्टेट में डोमेस्टिक बॉर्डर्स जो है वो होते हैं असम, बिहार, झारखंड एंड सिक्किम, ठीक है। तो ये सारे बॉर्डर्स से वो है, तो इसलिए सिलीगुड़ी का जो है इंपॉर्टेंस बहुत है। आपने सुना भी होगा रिसेंट न्यूज़ में कि चिकन नेक सिलीगुड़ी बहुत चर्चा में रहा था। तो हम सिलीगुड़ी वहाँ पर रुके, शाम को वहाँ पे नाइट स्टे किया। नेक्स्ट डे हम गए वहाँ से जयगांव। सो जयगांव इज़ दी बॉर्डर, जयगांव बॉर्डर है भूटान जाने के लिए। तो अगर आपको प्लान कर रहे हैं भूटान जाने के लिए, सो यू हैव टू रीच जयगांव अगर आप बाय रोड जा रहे हैं। और अगर नहीं तो अगर आप बाय फ्लाइट जा रहे हैं तो आपको फ़्लाइट लेनी होगी दिल्ली से या कैलकाटा से, जो कि आपको करीब जो है 17,000, 18,000, 12,000 के आसपास पड़ सकता है, राइट। ये प्राइस आप देख सकते हैं, अभी फ्यूल का प्राइस से बहुत ज़्यादा हाई है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से आपको ज़्यादा भी दिखे, बट ऑफ सीजन आपको ये कम में भी दिखता है। बट याद रहे फ्लाइट के ऑप्शंस कम है, इसलिए मोस्ट ऑफ द ट्रैवल एजेंसीज क्या करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि जितने भी टूरिस्ट हैं उनको बागडोगरा, जो कि सिलीगुड़ी का एयरपोर्ट है, वहाँ लैंड कराते हैं और वहाँ से उनका आइटनरी प्लान करते हैं कि वो जयगांव लेके जाते हैं और जयगांव से फिर जैसे हमने किया उसी तरीके से ट्रिप को आगे कंटिन्यू करते हैं। डायरेक्ट पारो जाते हैं लोग, बट अगेन फ्लाइट के ऑप्शंस कम है और प्राइसिंग भी जो है वो अभी डायनेमिक चल रही हैं। सो मैं आपको बताता हूँ ये बाय रोड वाली जो जर्नी है उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। सो हम पहले जयगांव पहुँचे, जयगांव पहुँचने के बाद हमने बॉर्डर क्रॉस करा। तो जो जयगांव क्रॉस करने का जो पूरा प्रोसेस था, इसमें हमें करीब 3 घंटे लगे, ठीक है। मैं आपको कहूँगा कि ये 3 घंटे का जो बॉर्डर को इमिग्रेशन क्रॉस करने का जो समय था वो थोड़ा डिफिकल्ट था। और याद रहे अगेन इन्फॉर्मेशन देने वाली बात कि जब आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हो, चाहे आप वो अपनी गाड़ी लेके आ रहे हो या चाहे आप किसी टूरिस्ट एजेंसी के थ्रू आ रहे हो, तो भी तो गाड़ी से ही आओगे, तो आपको अपना लगेज ले करके आपको पूरा इमिग्रेशन क्रॉस करना पड़ेगा और गाड़ी अलग से थ्रू गेट आएगी और आपको चैनल के थ्रू, इमिग्रेशन के थ्रू आना पड़ेगा अलग से। सो हमने पहले तो गाड़ी पार्क किया जयगांव में और हमने अपना सारा लगेज डाउन किया, इंक्लूडिंग मी, जो कि ड्राइवर मैं ही था, मैं ही गाड़ी चला था। हम लोग सब लगेज लेके पहले फुनसिलिंग गए, यानी कि भूटान की तरफ गए। अपने पासपोर्ट में स्टाम्प लगा करके सब कुछ करके पहले फुनसिलिंग गए। फिर हमने होटल चेक इन किया, उसके बाद मैं वापस आया बॉर्डर क्रॉस करके। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, ये बस एक दीवार का फ़र्क है, दीवार के बाहर और दीवार के अंदर। वापस मैं जयगांव की तरफ आया गाड़ी लेने के लिए। तो अगेन गाड़ी मैंने जो है अपना लिया और फिर मैं अपनी गाड़ी को जो है चेक पोस्ट के थ्रू फुनसिलिंग लेके गया। बट उसके पहले हम लोग सबका जो है पासपोर्ट स्टाम्प हुआ, जो कि इमिग्रेशन के थ्रू हुआ, राइट। सो ये तो हुआ पहला चीज़। जब हम लोग फुनसिलिंग पहुँचे, फुनसिलिंग में हमने उस दिन स्टे किया 1 नाइट और नेक्स्ट डे जो है हम निकले थिम्पू के लिए। सो थिम्पू का जो ड्राइव था वो करीब अराउंड 4.3 आप समझ सकते हैं, 5 घंटे के आसपास आप कह सकते हैं। अगर आप लंच कर रहे हो, थोड़ा स्टॉप कर रहे हो और फैमिली के साथ आप रुकते ही हो, तो 5 घंटे का वो जर्नी है। सो इट्स अ कंफर्टेबल जर्नी, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते बहुत अच्छे हैं, रास्ते में कोई नहीं, थोड़ा 2-3 किलोमीटर का पैच थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, बट इट इज़ मैनेजेबल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, चढ़ाई बहुत स्टिफ है। सो अगर आपने कभी अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं और अपने हिल में नहीं ड्राइव किया है, सो मेक श्योर कि आप उस रास्ते को अवॉइड करें और ये जर्नी को किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ही करें। बट अगर आपने हिल एरियाज में ड्राइव किया है एंड यू आर वेरी श्योर कॉन्फिडेंट, तो ही अपनी गाड़ी लेके जाए। तो दिस इज लाइक अ डिस्क्लेमर फॉर यू, क्योंकि ये रास्ते थोड़े से स्टिफ है, थोड़े से क्या कहूँगा है, मतलब। और जब वो फॉग हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। तो हमें जाने टाइम तो फॉग नहीं मिला, आने टाइम बहुत बारिश और फॉग हो गया था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव इन उस टेरेन पे। सो ये हुआ भूटान थिम्पू तक का जर्नी। हम थिम्पू पहुँचे करीब पहले तो 12 बजे हम निकले फुनसिलिंग से और थिम्पू पहुँचे 4 बजे। अगेन एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फुनसिलिंग में जो मेरी गाड़ी का जो है, हम तो एक दिन पहले पहुंच चुके थे फुनसिलिंग, बट नेक्स्ट डे हमें पूरा अपना गाड़ी का परमिट रेडी करना था। सो हम गए फुनसिलिंग के बस स्टैंड में, वहाँ पे है आपका भूटान का फुनसिलिंग का आपका रोड परमिट का RTO ऑफिस। वहाँ हमने अपना ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, व्हीकल का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, RC सर्टिफिकेट एंड इंश्योरेंस कॉपी, ये 5 चीज़ हमने जो है जिरोक्स कॉपी वहाँ पे दिया। एंड वहाँ से हमें एक परमिट मिला जितने भी दिन का है, 5 डेज़ का। जो कि मेरा 4 डेज़ का था, तो 4 डेज़ का हमें परमिट मिला। एंड देन जो ऑफिसर थे वो ऑफिसर बहुत अच्छे थे,
बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही हेल्पफुल थे। उन्होंने मुझे समझाया कि किस तरीके से क्या क्या वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, किस तरीके से गाड़ी चलानी है। तो मैं भी आपको बता दूं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो भूटान आप जब भी लेके जा रहे हैं अपनी गाड़ी, सो भूटान बिल्कुल हॉर्न फ्री कंट्री है, वहाँ पे आप हॉर्न बजा ही नहीं सकते। फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़, कभी भी वो जेब्रा क्रॉसिंग से कोई अगर कोई भी इंसान गुजर रहा होता है तो यू हैव टू स्टॉप योर कार, आपको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ेगी और पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, पहले वो क्रॉस करे और फिर आप अपनी गाड़ी मूव कर सकते हो। और थर्ड चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि स्पीड लिमिट इज़ 50 किलोमीटर्स पर आवर, उससे ज़्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आप पकड़े जाते हो तो आपके स्टिकर लगा देंगे गाड़ी में, ताकि वापस जब जाओगे आप इंडिया की तरह तो बिना फाइन के आप नहीं जा सकते हो। और लास्ट चीज़ कि अगर भूटान में आप गाड़ी चला रहे हो और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर की गाड़ी आ रही हो या जा रही हो तो आपको अपनी गाड़ी साइड में खड़ी होकर करके उनको साइड देना पड़ता है, उनको जाने देना पड़ता है, विच इज़ ठीक है। अब हर कंट्री का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब मैं वहाँ पे था तो यू हैव टू फॉलो ऑल दिस रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हम वहाँ गए तो हमें वो परमिट मिला एंड देन वी हेडेड टू थिम्पू। थिम्पू हम पहुँचे करीब शाम के 5 बजे, थक गए थे। थिम्पू में हम स्टे किया हमने। नेक्स्ट डे हमने जो है थिम्पू साइट सीइंग किया, जिसमें हम गए, पहला दिन गए हम लोग पुनाखा। सो हम गए पहले टुवार्ड्स, जब आप पुनाखा जाते हैं तो पुनाखा इज़ अ वैली, उसके बीच में आता है डोचुला पास, जो कि है अराउंड 10,100 फीट के आसपास। और वो उस पास को, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में है ना बालचा पास, नाथुला पास, उस तरीके से डोचुला पास करके है जो 10,100 फीट पे है। वहाँ पे हमने रुका, फोटो सेशन हुआ। वहाँ पे 108 स्तूपाज हैं, वो स्तूपाज आप देख सकते हैं वहाँ पे जा कर के। और वहाँ पे कैफ़ेज़ भी है, सो इन केस अगर आपको कुछ लाइक इंडियन कुछ खाना हो तो वहाँ पे समोसा वोसा भी मिलता है। फिर वहाँ से हम लोग गए पुनाखा। सो पुनाखा इज़ अ वैली। सो ये पूरा 1 डे का एक्सकर्शन है, डोचुला पास एंड पुनाखा वैली। सो पुनाखा वैली में एक सस्पेंशन ब्रिज है। सो पुनाखा में जो है आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे एक फोर्ट्रेस्ट है, बुद्धिस्ट फोर्ट्रेस्ट। वहाँ पे मोनेस्ट्री भी है, जिसको कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मोनेस्ट्री दोनों कंबाइंड है। और फिर एक है सस्पेंशन ब्रिज। और ये सब देखते हुए एक दिन का पूरा एक्सकर्शन है। तो हम वापस थिम्पू आए। थिम्पू से फिर हम लोग नेक्स्ट डे निकले पारो की तरफ। अब पारो जब आप जाते हैं तो थिम्पू से पारो कुछ 1 घंटे के आसपास लगता है। और इन सब को बता दूं कि भूटान में खाने पीने की दिक्कत नहीं है, आपको बहुत इजीली इंडियन फूड अवेलेबल है। जो थिम्पू का जो टाउन एरिया है वहाँ से आपको जो है आपको सारे इंडियन कुजीन, इंडियन फूड मिलेंगे। और मोस्टली आपको इंडियन होटल, भूटान में होटल्स में इंडियन फूड मिलता है। पारो जब हम लोग गए तो पारो में हम लोग वहाँ पे स्टे किए अगेन। सो पारो में अगर आप देखो तो पारो इज़ बेसिकली फॉर टाइगर नेस्ट। अगर आप टाइगर नेस्ट अगर आप जाते हो, जो कि एक दिन का पूरा जो है कह सकते हैं कि हाइकिंग है, और पूरा जो है जाने में 3 घंटे लगते हैं, आने में 3 घंटे लगते हैं, और पूरा आपको हाइकिंग करके जाना पड़ता है। सो ये अगर आप कर सकते हो तो ही पारो, मैं कहता हूँ पारो देखने लायक है। उसके अलावा पारो में एक वो जो रनवे व्यू है, उसके अलावा और कुछ ऐसा कुछ देखने को है नहीं। तो जब हम लोग पारो पहुँचे शाम को, तो हमने शाम को लैंडिंग व्यू तो नहीं मिला हमें, बट एक फ़्लाइट थी जो कि थी पारो टू बैंकॉक, जो 4 बजे की जो है 4 PM का उसका डिपार्चर था, हमने वो देखा। सो जो पारो एयरपोर्ट के बारे में बता रहा था मैं कि पारो एयरपोर्ट का जो रनवे है वो इसलिए बहुत क्रिटिकल है। पहला रीज़न कि वो सिर्फ 1.94 किलोमीटर का है, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ जो मैंने दिखाया वीडियो में, जो वो वैली है ना, जो पहाड़ है, उस पहाड़ के बीच से पायलट को लेके जाना पड़ता है, और वो ऑटो पायलट मोड में नहीं होता है, वो मैनुअली करना पड़ता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट बनाता है। तो ये तो हो गया उस वैली के बीच से। दूसरा हो गया इतना छोटा रनवे में उनको लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों करना होता है। सो इसलिए 20 से भी कम पायलट है पूरे वर्ल्ड में जिनको ट्रेन किया जाता है उस एयरपोर्ट में लैंड करने और टेक ऑफ करने के लिए। सो इसलिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो देखने लायक है, तो हम वहाँ गए भी। और तो दूसरा चीज़ है टाइगर नेस्ट। तो टाइगर नेस्ट जो है, मैंने बताया कि वो पूरा दिन का है एक्सकर्शन। वो हाइकिंग करना पड़ता है आपको, लाइक 4 घंटे जाने में, 4 घंटे आने में, 1 घंटा वहाँ। सो हम फैमिली के साथ थे, सो हमने अवॉइड किया उस चीज़ को। और ऐसे पारो साइट सीइंग में अगेन वो फोर्ट्रेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और एक मोनेस्ट्री है, आप मोनेस्ट्री जा सकते हैं क्योंकि टाइम आपके पास बहुत रहेगा। और नेक्स्ट डे जो है हम वो मोनेस्ट्री घूम करके वापस जो है निकल पड़े फुनसिलिंग की ओर। सो जो है पारो से फुनसिलिंग आने में हमें कुछ 5 घंटे लगे। और मैं जैसे बता रहा था कि आने टाइम हमें बहुत फॉग मिल गया, जाने टाइम तो बिल्कुल फॉग नहीं था।
और आने टाइम में बहुत फॉग मिल गया और विजिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं थी। सो जिससे मैंने कहा कि अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है अपनी गाड़ी को ले जाने के लिए तो ही ले जाए, और अगर कीड़ा है अगर गाड़ी चलाने का तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो ये एक चीज़ है। तो हमें कुछ 5.5 घंटे लगे वापस फुंसलिंग आने में, और जाने में प्रोसेस बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था। हमने अपने पासपोर्ट में स्टैंप लगाया और मैंने बोला इमिग्रेशन ऑफिसर को कि मेरी गाड़ी अभी यहीं है, सो मैं पहले जयगांव की तरफ जाऊंगा फिर गाड़ी लेने आऊँगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप स्टैंप लगा लो और आप यहीं से जा सकते हो और गाड़ी लेके जा सकते हो जयगांव की तरफ। तो मैंने इमिग्रेशन स्टैंप के पास स्टैंप लगाया, मेरी फैमिली आगे निकल गई जयगांव की तरफ, मतलब बॉर्डर क्रॉस किया, और मैं वापस काउंटर से इमिग्रेशन काउंटर से बैक होकर के अपनी गाड़ी को लेकर के वापस इंडिया की तरफ एंटर कर गया। सो ये था सारा इन्फॉर्मेशन। सो अबाउट फूड इज़ इजीली अवेलेबल, बट हाँ याद रहे कि जब भी भूटान जब भी आप जाते हो, सो इट इज़ मैंडेटरी कि आप 3 स्टार होटल ही बुक कर सकते हैं, उसके नीचे आप बुक नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको इमिग्रेशन या वीज़ा में परेशानी हो सकती है। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि आप भूटान जाने का 2 तरीका है, या तो आप पारो डायरेक्ट आए या तो बागडोगरा आकर के किसी भी टूर एजेंसी के थ्रू आप बुक करके वाया फुनसलिंग की तरफ आए। तो हमने भी फुनसलिंग की तरफ गए, बट हमारा जो हम भी एक टूर एजेंसी के थ्रू गए थे, बट हम अपनी गाड़ी खुद लेके गए थे। और एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भूटान में गाइड इज़ मैंडेटरी। जैसे कि मेरे वीडियोस में आपने देखा सोनम वॉज द गाइड, मेरे बगल में बैठे हुए थे। सो गाइड के बिना आपको नहीं जाने मिलेगा। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे अबाउट द करेंसी। पूरे भूटान में इंडियन करेंसी लिया जाता है, और जो करेंसी एक्सचेंज है दैट इज सेम, 1 रुपीज़ इक्वल टू 1 भूटानी रुपया सेम। तो भूटान और इंडिया का रुपीज़ करेंसी भी कन्वर्जन रेट भी सेम है। और क्या छूट रहा है, यस ये छूट रहा है कि भूटान में आपका नेटवर्क भी चलता है अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग डाल लें, नहीं तो आप वहाँ का लोकल सिम भी ले सकते हैं। एंड मैंने बताया आपको गाइड इज़ मैंडेटरी, गाइड आपको लेके जाना पड़ेगा। फूड इज़ अवेलेबल, बट हाँ होटल्स चेक कर ले बुक करने के पहले, बट फूड इजीली अवेलेबल है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, भूटान में हर जगह बहुत सारे सुपरमार्केट है जहाँ पे आपको सिर्फ इंडियन सामान मिलेगा और इंडिया का ही सारा सामान दिखने को मिलेगा। हम लोग गए तो मैगी, पैरासूट का हेयर ऑयल, लाइक जो हम यूज़ करते हैं सब, हिंदुस्तान यूनिलीवर का जितना सामान है वो सब वहाँ मिल रहा था। तो इजीली अवेलेबल, ऐसा कोई दिक्कत का बात है नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारा भूटान में हमारा यूपीआई भी काम करता है। जब आप स्कैन करते हैं ना किसी भी वहाँ के लोकल स्कैनर पे, क्योंकि वहाँ का जो स्कैनर है उनको स्पॉन्सर किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। सो आप स्कैन करोगे और यूपीआई से वो कनेक्टेड है। जब आप स्कैन करोगे अपने यूपीआई से, चाहे वो जीपे हो या फ़ोनपे हो या कोई भी स्कैनर हो, सो वहाँ पे एक मोड होगा एक्टिवेट करने का, इंटरनेशनली एक्टिवेट। उसको आप एक्टिवेट करना अपना पिन डाल करके, और फिर आप अपने फ़ोनपे और गूगल पे से भी कहीं भी भूटान में पेमेंट कर सकते हो, और इंडियन करेंसी तो आप ले ही सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको भूटान के इस सीरीज़ में आपके सारे इन्फॉर्मेशन जो है मैंने दिया। बट अगर कुछ छूट गया हो सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं खुशी होगी उसका रिप्लाई करूँ। सो इस पहले वीडियो के साथ जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले वीडियोज़ में भी मैं आपको इसी तरीके से एंटरटेनमेंट के साथ इंफोटेनमेंट देता रहूँ। सो टिल देन सी यू।